स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये थोड़ा इंडिपेंडेंट भी है, मैकेनिक्स से हमारा थोड़ा हटके ये चैप्टर है। अगर आपका मैकेनिक्स थोड़ा वीक भी हो तब भी यहाँ पे काम चल जाएगा अगर आप सिंसियरली और रेगुलरली पढ़ लेते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा थोड़ा सा लिंक्ड है चैप्टर 11 से, जो कि अभी रिसेंटली फिनिश किया आपने। तो थर्मल इक्विलिब्रियम से यहाँ स्टार्ट करना है हम लोगों को। पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं वो जरा देख लो। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। टू बॉडीज जब सेम टेम्परेचर पे आ जाए तो थर्मल इक्विलिब्रियम बनता है। टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट जब डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगे T1 T2 और धीरे धीरे एनर्जी एक्सचेंज करके और फाइनली कॉमन टेम्परेचर ऑब्टेन कर लेते हैं। और आफ्टर कॉमन टेम्परेचर इस स्टेट को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिनमें T1 = T2 होता है और इसी पे बेस्ड होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा देखा है, फिर भी मैं थोड़ा रिकैप करता हुआ तभी आगे बढ़ूंगा। तो जीरोथ लॉ पढ़ने हैं, ये भी थोड़ा सा आइडिया है आपको, और हीट एनर्जी का भी थोड़ा आइडिया है। अब हम लोग को इस बार देखना है और ज़्यादा जो डिटेल में वो है वर्क एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। लेकिन इस चैप्टर में मेनली हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम लोगों ने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, चैप्टर 9 सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें इलास्टिसिटी मेनली उसके प्रॉपर्टी को पढ़ा। फिर हमने चैप्टर 10 में पढ़ा क्या भाई, तो वो था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को पढ़ा। मीन्स सॉलिड का प्रॉपर्टी हो गया, फ्लूइड्स का प्रॉपर्टी हो गया, सरफेस टेंशन होता है, विस्कोसिटी होता है, तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक्स है, हाइड्रोडायनेमिक्स है, तो वो सब पढ़ा हम लोगों ने। उसी तरह से अब हम लोग गैस के ऊपर स्विच कर रहे हैं और गैस पे डिपेंडेंट है दो चैप्टर जो गैस पे हम लोगों को पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो आ रहा थर्मोडायनेमिक्स, तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग गैसियस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, हो तो नाम से ही क्लियर है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो गैस के लिए उधर बात होगा। तो अभी हम लोग गैस के लिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम मेनली, लेकिन ये वैलिड होता है सबके लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो सबके लिए वैलिड होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर पढ़ेंगे हम लोग, और तब देखेंगे कि डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में से कुछ का नाम आपने सुना है ऑलरेडी। कौन कौन सा प्रोसेस भाई, तो इसमें कुछ एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, कुछ साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो ये सब प्रोसेस के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने हैं, ये पढ़ने हैं डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फिर एक और टर्म आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये हम लोगों को हीट इंजन और हीट पंप में काम आता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ने के बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको समझेंगे क्या होता है। और इसी के बीच में आता है, इसी के जस्ट बाद हीट इंजन एंड हीट पंप, लेकिन वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, हीट इंजन एंड हीट पंप, ठीक है, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं। तो हीट इंजन हीट पंप को रिमूव कर दिया गया है। आपको उसके बाद लास्ट में पढ़ना होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। मीन्स इस चैप्टर में हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीनों के बारे में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि हीट इंजन और हीट पंप अच्छे से आपको पढ़ना है नहीं, सिलेबस में हटा दिया गया है पूरा। तो इसलिए इससे ही डिपेंडेंट होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मीन्स इसको समझने के लिए अच्छे से ये चाहिए होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी स्कूल में जो आएगा स्कूल लेवल का एग्जाम, वो डेफिनेशन टाइप आएगा, उसमें तो कोई खास परेशानी नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग पढ़ लेंगे विदाउट हीट इंजन एंड हीट पंप। तो हीट इंजन देखा जाएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आइडिया दे दूंगा बस, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल इक्विलिब्रियम, इन सबको थोड़ा रिकैप करते हुए, और आज हम लोग जितना हो सके वो देख लेंगे। तो इसमें ओवरऑल तुम्हें टाइम मेरे हिसाब से कम इसमें 6-7 वीडियोस तो लगेंगे, 6-7 वीडियोस लगेंगे, और वो ईच समझो कि 1 आवर 30 मिनट्स के वीडियोस ऑलमोस्ट लगेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो थर्मोडायनेमिक है क्या, तो थर्मोडायनेमिक बारे में बेसिक आइडिया कि ये कौन सा ब्रांच है फिजिक्स का भाई, जिसमें हम लोग थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, डिफरेंट गैसियस प्रोसेस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें हम लोग 3 वेरिएबल मेनली हैं। 3 वेरिएबल हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल समझते हैं। वो क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, वो क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ये 3 हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल समझते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर।
इनमें से कोई भी चेंज होता है तो हम लोग समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज हुआ। और जब भी थर्मोडायनेमिक स्टेट किसी सिस्टम का चेंज होता है तो चेंज किस तरह से हो रहा है, किस कंडीशन के हिसाब से हो रहा है, उस हिसाब से उसका प्रोसेस का नाम होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो चलो अभी इसका डिटेल एक एक करके देखेंगे, क्या है प्रोसेस, क्या है स्टेट, वो सब समझने हैं। थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के दूसरे फॉर्म, और इन सब में आपस में कन्वर्जन देखेंगे। थर्मोडायनेमिक इज मैक्रोस्कोपिक साइंस, मैक्रोस्कोपिक ये माइक्रोस्कोपिक व्यू यहाँ हम लोग मॉलिकुलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग मैक्रोस्कोपिक ओवरऑल देखेंगे। अच्छा ये टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका प्रेशर बढ़ने लग गया, अच्छा तो ये सब स्टडी करेंगे। ओवरऑल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मीन्स वेरी माइन्यूट लेवल पे हम लोग घुस करके और सारा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आपको रिसर्च नहीं कर रहे हैं। जो मैक्रोस्कोपिक है मीन्स बिना माइक्रोस्कोप के जो ओवरऑल ऊपर से देखने में लगे, ओवरऑल मीन्स रफ आइडिया जो लगे वो देखने हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल में हम लोग ये समझेंगे कि फोर्स नहीं होता है, जबकि एक्चुअली में तो कुछ होता है। तो दैट फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडियलाइज करके फोर्स जीरो ही कर देते हैं, तो जीरो फोर्स समझते हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, लेकिन एक्चुअल में होता है, ठीक है। हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे उसमें क्या समझेंगे भाई, तो गैस मॉलिक्यूल का साइज जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो हम लोग मान के चलते हैं, जब भी कुछ ना कुछ साइज होता है। तो बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन करके बैठे हैं, इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि माइक्रोस्कोप लगा के बैठे हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू नहीं पढ़ रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक व्यू, मैक्रोस्कोपिक साइंस है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम लोग डील कर रहे हैं। इट डील्स विद बल्क सिस्टम एंड डज नॉट गो इनटू द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन ऑफ द मैटर, मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन पे नहीं जाते, एटॉमिक लेवल पर नहीं जाते, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको बोलते हैं भाई, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे किसी भी सिस्टम जिसका कि स्टेट हम लोग इन तीन वेरिएबल से डिफाइन कर देते हैं भाई, ये तीन वेरिएबल जिसको कैरेक्टराइज करे वो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक कंटेनर में ले लिया हमने गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, मान लो, चलो भाई ले लिया, तो ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया समझो। अब इसको हम लोग हीटिंग करें, इसका टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो, तो ठीक है भाई चेंज होगा, तो हम लोग बात करेंगे इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे। और इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो CO2 हमने ले रखा है, इसको कैरेक्टराइज करने वाला कौन है भाई, तो इसको बताने वाला है इसका प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये बन गया थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा किस स्टेट में है उसको बताने वाला ये वेरिएबल है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सच ए सिस्टम हुज स्टेट, हुज कंडीशन, ठीक है, उसका कितना मैटर है, क्या है, और इस किस कंडीशन में है, किस टेम्परेचर, किस प्रेशर, कौन सा वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, तो ये स्टेट वेरिएबल है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम विल बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। लास्ट जो पैराग्राफ है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट if macroscopic variable that characterizes the system do not change with time। ये इक्विलिब्रियम में तभी समझा जाएगा जब इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो आ गया फाइनली वो हमारा चेंज अब नहीं हो रहा है, तो ये बोलेंगे कि अभी ये इक्विलिब्रियम में है। मान लो 2 मिनट के लिए चेंज नहीं हो रहा, 5 मिनट के लिए चेंज नहीं होता, 5 मिनट के लिए इक्विलिब्रियम में था, बाद में इसका टेम्परेचर चेंज होने लग गया तो इसको इक्विलिब्रियम में फिर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। Thermodynamic system is in equilibrium state if the macroscopic variable, यहाँ कौन है, यहाँ पे वही प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीन को मेन वेरिएबल समझा गया है। That characterizes the system do not change in time, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। In thermal equilibrium the temperature of the two systems are equal। अगर दो सिस्टम हो आपस में एनर्जी एक्सचेंज करने के कंडीशन में हो और दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएं तो उस कंडीशन में भी बोलेंगे कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, दोनों एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल आइडिया हो गया क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं, बैकग्राउंड हो गया। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जिसको कि हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं इसके स्टेट वेरिएबल से। इसके स्टेट को बताने वाला वेरिएबल कौन होता है, तो इसके स्टेट को बताने वाला वेरिएबल होता है PV एंड T, थर्मोडायनेमिक PV एंड T। तो PV एंड T इज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है।
इनमें से कोई भी चेंज P1 से P2 हो जाए, वॉल्यूम सेम रहे, टेम्परेचर सेम रहे, लेकिन P1 से P2 हो जाए तो इसका मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम इज चेंज्ड। और चेंज करने में अगर प्रेशर इसका कांस्टेंट मेंटेन करे तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस बन जाएगा, और अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा। वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रखे और स्टेट चेंज हो, कुछ भी वेरिएबल चेंज हो, तो उसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस के डिटेल में जाएंगे जब तो इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए तो बस ये है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हुआ, और अब आगे हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते जाएंगे। सबको अरेंज कर रखा है हमने। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस? इंटरनल एनर्जी का थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग सीख ले, उसके बाद हम लोग रिकैप करते हुए जो पहले टॉपिक पढ़ चुके हो उसका रिकैप करके आगे बढ़ेंगे। जो न्यू टॉपिक होंगे उनको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रही है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस क्या होगा भाई। तो इंटरनल एनर्जी जरा हम लोग इस पे ध्यान दें कि इंटरनल एनर्जी किसको बोलेंगे। तो कोई भी इंटरनल एनर्जी अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस के लिए या किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए क्या होगा भाई। तो इंटरनल एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ अ 3 टाइप। सो इंटरनल एनर्जी क्या हुआ भाई, तो इंटरनल एनर्जी हुआ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी 3 टाइप का होता है। देखो, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा हो, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा हो, ध्यान से समझना। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन हो सकता है, मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा हो तो रोटेशनल मोशन हो सकता है, एंड हो सकता है मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा हो, मॉलिक्यूल में कुछ वाइब्रेशन हुए हों तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv² होता है। कोई भी मॉलिक्यूल एज ए होल अगर मूव कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, m मास है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट कर रहा हो, मान लो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो, तो पता है तुम्हें कि कोई अगर रोटेट कर रहा होता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कितना होता है भाई, तो वो होता है हाफ I⍵²। और वाइब्रेशनल, तो कोई भी अगर हमारा वाइब्रेट करता है सिस्टम तो उसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m⍵²A²। ये है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m⍵²A², ये है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रहेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I⍵² और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये 3 तरह के काइनेटिक एनर्जी हैं। और पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी तो भाई जब भी 2 मॉलिक्यूल 2 एटम पास हो m1 m2 वाले r सेपरेशन पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे -g m1 m2 डिवाइडेड बाई r लिखेंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो चार्ज अगर हो, इसमें अगर कोई आयन हो, कुछ भी हो, गैस आयन हो, तो चार्ज होगा तो Q1 Q2 अपॉन, ये आता है 12th क्लास में पढ़ोगे, ये भी R डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है सेपरेशन डिपेंडेंट। क्या होता है, सेपरेशन डिपेंडेंट। R चेंज तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ये होता है। तो गैस मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी आता है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये तो तुम जानते हो कि ये फोर्स हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, मॉलिक्यूल में फोर्स क्या समझते हैं, ऑलमोस्ट जीरो समझते हैं। फोर्स एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट जीरो लगा रहे हैं। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल गैस को बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कई बार डिस्कार्ड भी करते हैं, गैसेस के लिए डिस्कार्ड कर देते हैं। सो internal energy is sum of kinetic energy plus potential energy, but kinetic energy is the mainly source, mainly जो है हमारा kinetic energy के फॉर्म में ही internal energy of the gas होता है। translational kinetic energy, rotational kinetic energy and vibrational kinetic energy, ये 3 तरह के एनर्जी हैं। अब इसमें हम लोग बात करें इंटरनल एनर्जी, समझ गए। यही इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो हमारा बढ़ता जाएगा। और अभी के लिए याद रखेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है। और इसका प्रूफ भी हो जाएगा आगे के डिस्कशन में कि जब भी इंटरनल एनर्जी निकालते हैं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अभी मान के रखें और आगे हम लोग जान के रखेंगे, ठीक है। अभी तो मान के रखेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ तक समझ गए? नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबली स्मॉल, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेग्लिजिबली स्मॉल है। पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबली स्मॉल। चलो नोट कर लिए 1 2 3 नोट करके हो गया फ्री। आगे बढ़े हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस का हमने डिस्कशन किया, उसका बुक में लैंग्वेज में क्या लिखा होता है वो आप देख रहे हो, यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो। तो यहाँ पे जरा हम लोग समझे, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज द टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, गैस के केस में हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है नेग्लिजिबली स्मॉल, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जनरली नेग्लिजिबली स्मॉल होगा गैस के लिए, लेकिन लिक्विड के लिए पोटेंशियल एनर्जी आएगा, सॉलिड के लिए पोटेंशियल एनर्जी आता है। अभी हम लोग खैर गैस की बात कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज द टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या है? ये भी एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। अगर तुम उसको एनर्जी दोगे तो वो इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीमेंट करेगा, साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीमेंट करेगा भाई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। सो इसको भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल में हम लोग काउंट करते हैं। बट जो 3 फंडामेंटल वेरिएबल्स होंगे थर्मोडायनामिक वेरिएबल, वो क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये है। इंटरनल एनर्जी भी वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लेते हैं हम लोग, बट दिस इज नॉट द मेन वेरिएबल, मेन स्टेट वेरिएबल इंटरनल एनर्जी को नहीं मानते। चलो ठीक है, तो ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो ये इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। Its value depends only on the given state of the system and does not depend on the path taken to arrive at state. वो स्टेट किस तरह से ऑब्टेन हुआ, कौन सा पाथ लेकर के उस स्टेट पे पहुंचा है, उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो पता ही इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। सो किसी पर्टिकुलर स्टेट में टेम्परेचर एक फिक्स्ड है, एक स्टेट पे तो एक ही टेम्परेचर होगा। दूसरा जब इस थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट ही चेंज हो जाए तो टेम्परेचर चेंज, तो वहां पे न्यू इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर जब तक सेम रहेगा इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बताया ही। इफ वी कंसिडर बल्क सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बड़ा सा एक सिस्टम, मान लो हमने कंटेनर ले लिया, मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया और इसमें हमने पिस्टन के थ्रू क्या किया भाई, तो पिस्टन के थ्रू इसमें मान लो गैस मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे ले रखा है। इसको बोलेंगे हम लोग कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम हमने ले लिया, ये हमने ले लिया एक थर्मोडायनामिक सिस्टम। If you consider bulk system consisting of a larger number of molecules, then internal energy of the system is the sum of kinetic energy and potential energy of these molecules। तो पता ही है, more appropriately internal energy of a system is the sum of molecular kinetic energy and potential energies in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest। मतलब यहीं पे समझो ऑब्जर्वर है गैसेस सिस्टम के सेंटर पे ही, और ये जो देखेगा इनका स्पीड जिसके कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी इसमें समझा जाएगा, और वाइब्रेशनल समझा जाए या रोटेशनल समझा जाए। मेनली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा जो होता है गैस के सिस्टम के लिए बात करें हम लोग तो एक तो इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल, काइनेटिक एनर्जी में 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में अगर हम लोग बोलें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो यही मैक्सिमम होता है। क्यों भाई? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल एज ए होल मूव ही करता है इधर से उधर, इधर से उधर, अपनी जगह पर आके रोटेट करने का टेंडेंसी बहुत कम होता है और वाइब्रेट करने का टेंडेंसी भी बहुत कम होता है। सो मेनली गैस मॉलिक्यूल का जो मेन सोर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी है, मेन जो हमारा इंटरनल एनर्जी जिस फॉर्म में रहेगा वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो more appropriately internal energy of a system is the sum of molecular kinetic energy and potential energy in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest। मतलब center of mass of the system पे ही समझ लो
क्योंकि उसी के फ्रेम में वो रेस्ट में रहेगा और बाकी गैस मॉलिक्यूल का मोशन हम लोग देखेंगे। इंटरनल एनर्जी इज कॉमनली डिनोटेड बाय द सिंबल U एंड U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये बहुत बार आप देख चुके हैं और ये आपको पता है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, घूम रहे हैं, इधर से उधर झूम रहे हैं, पता नहीं क्या इनको हुआ है, बहुत ही घूम रहे हैं। और अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये ज़्यादा वायलेंट होकर के मूव करने लग जाते हैं, ज़्यादा वायलेंट होकर के फटाफट इस पर कोलिजन मारेंगे और इस पर फोर्स लगाएंगे। इस तरह से इधर फोर्स लगाएंगे, इधर भी फोर्स लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। मीन्स गैसियस सिस्टम का क्या होता है, एक्सपैंड करने का नेचर होता है, एक्सपैंड करने का टेंडेंसी होता है। फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इट ट्राइज टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। कामयाब हो या ना हो लेकिन ट्राई जरूर करता है भाई। इफ वी कंसीडर द सिस्टम, अच्छा ये तो हम लोगों ने देख लिया, ये भी देख लिया पैराग्राफ। हाँ, अब हम लोग आगे की बात करें तो हम लोग दो पैराग्राफ हम लोग इसमें से देख चुके हैं, प्रीवियस वाला ही है। चलो आगे बढ़ देखें, हम लोग आगे देखें तो ये यहाँ से शुरू करना है क्योंकि यहाँ तक देख लिया है, कॉमनली डिनोटेड बाय द सिंबल U है सिंबल, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब इसके आगे देखो, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। अगेन देखो 4 वेरिएबल यहाँ दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मेन अगर जब भी पूछा जाए कि मेन वेरिएबल्स क्या हैं तो बस वो 3 ही हैं। कौन कौन? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एंड इंटरनल एनर्जी फोर्थ समझ लिया जाता है। जैसे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं ना, V = U + AT, S = UT + RT² और V = U² + 2S। ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना 4th काइनेमेटिकल इक्वेशन भी है, SNth डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड = U + A/2 × 2n-1। लेकिन ओरिजिनल में क्या है? 3 ही है, 4th ले लिया जाता है। लेकिन जब भी स्ट्रेस देके पूछा जाए तो ओनली 3 स्टेट वेरिएबल्स P, V एंड T एंड इंटरनल एनर्जी आर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ये सब वेरिएबल्स हैं। द नोशन ऑफ हीट इज डिफरेंट फ्रॉम द नोशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये दोनों डिफरेंट होते हैं, तुम्हें पता ही है, हीट अलग है और इंटरनल एनर्जी अलग है। इंटरनल एनर्जी का ही कुछ पार्ट जब ये ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो इस ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी जो कि इंटरनल एनर्जी का पार्ट है, किसका? हॉटर ऑब्जेक्ट का सम पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर इज ट्रांसफरिंग एनर्जी जो ये है, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। सो दोनों का डिफरेंट नोशन है भाई। Heat is certainly energy, but it is energy in transit। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है? वो किसी सिस्टम में होता है, और इस इंटरनल एनर्जी कितना है तो वो है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये समझ गए। हीट इज सर्टेनली एनर्जी तो है, बट इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। याद होगा, ट्रांजिट में जो एनर्जी है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो होता था, वो हम लोगों ने पहले हीट एनर्जी देखा भी है। हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। हीट एंड वर्क को हम लोग स्टेट वेरिएबल्स नहीं बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए हीट एंड वर्क, इन सबको हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल नहीं बोलते हैं। दे आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू ए सिस्टम, ठीक है, रिजल्टिंग इन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब इन सबको हम लोग क्या समझते हैं? किसको? हीट एंड वर्क को। हीट एंड वर्क क्या करता है भाई? तो हीट है एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट्स अगर हमारा एनर्जी इन ट्रांजिट होकर के और सिस्टम को रिसीव हो रहा है, इट्स इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। अगर सिस्टम को हीट एनर्जी रिसीव हो रहा है, मीन्स ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी रिसीव हो रहा है, तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और अगर ये हायर टेम्परेचर पे इससे एनर्जी इंटरनल एनर्जी का पार्ट निकल रहा हो, हीट इससे जा रहा हो, तो इसका इंटरनल एनर्जी में लॉस हो रहा है, ठीक है, ये समझते हैं। तो थर्मोडायनेमिक नॉट स्टेट वेरिएबल, ये स्टेट वेरिएबल नहीं है, दे मोड ऑफ एनर्जी है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, जिससे कि
रिजल्टिंग इन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब अगर हीट एनर्जी आ रहा है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, हीट एनर्जी जा रहा है सिस्टम से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। और वर्क भी वैसा ही है, अगर किसी ने सिस्टम पे वर्क कर दिया इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है इंटरनल एनर्जी इसका डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई सिस्टम वर्क करेगा तो अपना एनर्जी खर्च करेगा भाई, तो इसका इंटरनल एनर्जी तो डिक्रीज करेगा। तुम भी मान लो भागोगे तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करोगे, कुछ वर्क करोगे तो तुम्हारा एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि तुम वर्क कर रहे हो, तुम किसी को एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। वर्क करोगे, मान लो टेबल को ही है, मैकेनिक्स में बात करें तो टेबल या चेयर को तुमने पुश करके वर्क किया और अगेंस्ट फ्रिक्शन कुछ खर्च किया तुमने वर्क और उसको वहाँ पहुँचा दिया, तो क्या हुआ, तुम्हारा एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ, क्योंकि तुमने कुछ एनर्जी दिया, ट्रांसफर किया है, तुमने वर्क किया है। तो वैसे ही वर्क हो या हीट हो, ये दोनों क्या है, समझो कि इंटरनल एनर्जी चेंज करने का मीन है ये। अगर वर्क सिस्टम कर देगा इसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, अगर हीट किसी वर्क कर दे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, और चाहे तो हीट इसमें से ट्रांसफर हो जाए तो भी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, और कोई इस पे वर्क सिस्टम पे वर्क कर दे तो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, और चाहे इसको हीट सप्लाई कर दो तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है। ये सब आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ये सब हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये है कि हीट एंड वर्क को हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल नहीं बोलते हैं, 3 मेनली स्टेट वेरिएबल होते हैं, और 4th को हम लोग इंटरनल एनर्जी मानते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में 3 है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर ऑलरेडी है ही हमारा स्टेट वेरिएबल, मेन स्टेट वेरिएबल, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी को एडिशनल वेरिएबल बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हीट एंड वर्क स्टेट वेरिएबल नहीं है, हाँ इससे स्टेट जरूर चेंज कर सकते हैं, इससे हम लोग इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर जरूर चेंज कर सकते हैं, हीट सप्लाई करके या वर्क को करके या वर्क करा के, ठीक है। ये आगे चल करके इसका क्लियर होगा। कहाँ क्लियर होगा भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। कहाँ क्लियर होगा ये ज़्यादा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। शायद आज ही मिल जाए, शायद आज ही मिल जाए, कोई बात नहीं है, जब भी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। कहाँ तक हम लोग देख लिए, ठीक है, ये भी देख लिया हम लोगों ने, देखो ध्यान से, ये देख लिया थर्मोडायनेमिक्स से द नोशन ऑफ हीट इज डिफरेंट फ्रॉम द नोशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये भी देख लिया। सर्टेन बट एनर्जी इन ट्रांजिट है, हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट स्टेट वेरिएबल, दे आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू ए सिस्टम रिजल्टिंग इन, तो ये भी तो हम लोग देख ही रखे हैं, तो वही चीज़ है ये कोई अलग चीज़ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और डाइथर्मिक वाल, 2 तरह के वाल होते हैं, एक डाइथर्मिक वाल होता है, डाइथर्मिक वाल का मतलब है कंडक्टिंग वाल, ठीक है। डाइथर्मिक वाल का मतलब क्या है, तो कंडक्टिंग वाल। ये अगर है, मान लो डाइथर्मिक वाल है, और इधर है मान लो ये कंडक्टिंग वाल है, ये इंसुलेटिंग वाल है। इंसुलेटिंग वाल का ये भी नाम है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वाल मीन्स इंसुलेटिंग वाल, डाइथर्मिक वाल मीन्स कंडक्टिंग वाल। ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मटेरियल है, मीन्स एनर्जी ट्रांसफर इज अलाउड, इधर से इधर जा सकता है। अगर ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, तो इधर से इधर जाएगा, अगर ये हायर है, ये लोअर है, तो इधर से इधर जाएगा। इट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर, ये वाल के इधर एक अलग सिस्टम है, एक इधर अलग सिस्टम है, समझो। और ये डाइथर्मिक वाल है भाई, तो डाइथर्मिक वाल है, तो ये क्या करेगा, हीट ट्रांसफर अलाउड है, ये अलाउड है, ये भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जिधर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जिधर से जिधर जाने का टेंडेंसी हो जाए, हायर टू लोअर टेम्परेचर, यही टेंडेंसी होता है, तो जिधर जाना चाहिए ये अलाउड है। एनर्जी ट्रांसफर इज अलाउड, एनर्जी ट्रांसफर क्या होगा, अलाउड होगा। ये क्या है, ये एडियाबैटिक वाल है भाई, ये एडियाबैटिक वाल है, इसमें से एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, इसमें एनर्जी जाने का टेंडेंसी रखेगा, इसी में ट्रैप्ड होकर रह जाएगा, ये ऐसा फंसा देगा कि एनर्जी को आगे बढ़ने नहीं देगा। ये एडियाबैटिक वाल है, अगर इधर एक सिस्टम हो, इधर एक सिस्टम हो, नहीं जाने देगा। T1 है, T2 है, T1 इज नॉट इक्वल टू T2, बट अगेन एनर्जी ट्रांसफर विल बी 0, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर क्या होगा, वो 0 होगा। ये ट्रांसफर अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर नॉट अलाउड, 0। टेम्परेचर चेंज है, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी मीन्स चेंज इन
एनर्जी ट्रांसफर, जो भी एनर्जी ट्रांसफर है वो अलाउड नहीं है। डायथर्मिक वाल्व में अलाउड होता है, कंडक्टिंग वाल्व में अलाउ होता है क्योंकि ये कंडक्ट कर सकता है, और ये एडियाबैटिक वाल्व में या इंसुलेटिंग वाल्व से हमारा कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता। नो एनर्जी ट्रांसफर, कोई भी एनर्जी ट्रांसफर अलाउड ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो डायथर्मिक वाल्व एंड एडियाबैटिक वाल्व समझ गए, एडियाबैटिक वाल्व समझे, और इधर हम लोगों ने डायथर्मिक वाल्व समझा। क्लियर है यहाँ तक? यही समझना है। मेन क्या है, एनर्जी ट्रांसफर अलाउड नहीं है, तो नाम से ही क्लियर है, डायथर्मिक या कंडक्टिंग वाल्व और एडियाबैटिक और इंसुलेटिंग वाल्व। क्लियर है यहाँ तक? तो इससे हम लोग सिस्टम को सेपरेट करने में हमें काम आएगा। अगर एनर्जी एक्सचेंज अलाउ करना है तो कर लो भाई, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज अलाउ नहीं होगा, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज अलाउ होगा, मीन्स एनर्जी एक्सचेंज जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, एनर्जी एक्सचेंज अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा देखें एडियाबैटिक वाल्व और डायथर्मिक वाल्व का बुक में क्या आंसर देता है। एन एडियाबैटिक वाल्व इज इंसुलेटिंग वाल्व व्हिच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ एनर्जी और हीट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। डायथर्मिक वाल्व है जो कि हमारा अलाउ करता है एनर्जी फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें बताने की जरूरत है क्या? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता था भाई? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता था कि जब दो बॉडी independently and simultaneously is in thermal equilibrium with a common body C, then the two body will also be in thermal equilibrium। ये सब देखा था। चलो यहाँ देखो, मैं तुम्हें इसको रिकैप करा रहा हूँ। क्या भाई होता था? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम, देखो यहाँ पे सिस्टम A है, ये सिस्टम B है, ये और सिस्टम C है, ये यहाँ देख रहे हो। सिस्टम C तो यहाँ से लेकर के ऐसे है, ये है तुम्हारा सिस्टम सी, और यहाँ डायथर्मिक वाल्व लगा हुआ है। ये क्या है? डायथर्मिक वाल्व है, मीन्स हीट ट्रांसफर अलाउड है। ये कैसा वाल्व है भाई? तो ये एडियाबैटिक वाल्व है। ये कैसा वाल्व है? ये एडियाबैटिक वाल्व है, और ये वाला हमारा डायथर्मिक वाल्व है। ये वाला इधर डायथर्मिक वाल्व है, ये बीच वाला एडियाबैटिक वाल्व है। समझो इसको मैंने रेड कर दिया। चलो ये हमारा एडियाबैटिक वाल्व है, इससे कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, इससे कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो बताओ भाई, ए और बी तो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ये वाला इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा, ये वाला इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा भाई। और इससे क्या हो जाएगा? तो थोड़े टाइम के बाद TA इज इक्वल टू TC, और थोड़े टाइम के बाद ये भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो TB इज इक्वल टू TC। सो फ्रॉम 1 and 2 TA इज इक्वल टू TB। इट मीन्स if two body A and B are in thermal equilibrium with a common body C, then the two body A and B will also be in thermal equilibrium। यही तो है। देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that if two system A and B are separately and independently in thermal equilibrium with a third system C, then it implies that the system A and B are also in thermal equilibrium with each other। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, कोई परेशानी नहीं, ये तो हम लोगों ने देख रखा है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। एंड टू प्रूव द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर प्रूव करने को आ जाए तो प्रूव द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसीडर थ्री सिस्टम A है, B है, C है, such that system A and B are separately independently, ये क्या है भाई? तो थर्मल इक्विलिब्रियम विद C है, जो डायग्राम हमारा इसके पहले बना हुआ था, सेम डायग्राम। ऑन द अदर हैंड ऑफ A and B सेपरेटली इन कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम C, ठीक है, और ये सिस्टम C के साथ है थ्रू डायथर्मिक वाल्व व्हिच अलाउज फ्लोज ऑफ हीट, ठीक है। एज द सिस्टम A कैन फ्रीली एक्सचेंज हीट विद सिस्टम C, तो A एंड C क्या हो जाएगा? अटेन करेगा थोड़े टाइम के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम, और TA इज इक्वल टू TC हो जाएगा। TA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? TC। Similarly, system B can freely exchange heat with C and soon B and C will also attain thermal equilibrium। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? TB is equal to TC। A हो गया, B हो गया, दो इक्वेशन बन गया। From 1 and 2 it is evident that TA is equal to TB। System A and B also in thermal equilibrium in spite of having no direct heat exchange। हीट एक्सचेंज का डायरेक्ट मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है A और B में, इन दोनों के बीच में एडियाबैटिक वाल्व था, बट स्टिल दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इट प्रूव्स दैट रिजल्ट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा प्रूव कर रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिजल्ट। क्लियर है यहाँ तक?
देखें हम लोग इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हम लोगों ने रिकैप किया थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, वर्क एंड हीट आर नॉट कंसिडर्ड स्टेट वेरिएबल, वो स्टेट वेरिएबल नहीं है। और क्या देखा हम लोगों ने भाई, तो ये देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है और फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दो बॉडी पहले तो थे डिफरेंट टेम्परेचर पे, लेकिन फाइनली दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए और थर्मल इक्विलिब्रियम बन गया डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें एनर्जी दोनों तरफ से ट्रांसफर तो हो रहा है बट सेम रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट, ऐसे कंडीशन में थर्मल इक्विलिब्रियम में दो बॉडी जो कॉन्टैक्ट में थे, ये लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, और डिफरेंट टेम्परेचर पे थे, T1 T2 पे थे, एनर्जी एक्सचेंज हुआ, फाइनली T1 डैश T2 डैश हो गया और दोनों का टेम्परेचर सेम होने से दोनों वे में एनर्जी ट्रांसफर का इधर का रेट और इधर से इधर का रेट दोनों सेम हो गया। इधर से 5 जूल पर सेकेंड तो इधर से भी 5 जूल पर सेकेंड, मीन्स दोनों तरफ से 5 जूल पर सेकेंड। पहले क्या हो रहा था भाई, तो ये अगर T2 ज्यादा था तो इधर से जा रहा था 10 जूल पर सेकेंड, इधर जा रहा था 2 जूल पर सेकेंड, इधर से 10 था इधर से 2 था, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं था। तो ये हमारा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, हीट का यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, हीट का यहाँ मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे जब दोनों हमारा सेम टेम्परेचर पे जब आ जाए, T1 डैश T2 डैश जब सेम टेम्परेचर पे आ जाए, तो इधर से भी 5 का रेट है और इधर से भी 5 का ही रेट है, 5 जूल पर सेकेंड। तो अगर 5 का रेट हो जाए तो नेट एनर्जी ट्रांसफर अब 0 हो जाएंगे और ऐसे कंडीशन में हीट का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड ऐसा नहीं समझा जाएगा। ट्रांसफर तो हो रहे हैं बट नेट एनर्जी ट्रांसफर नहीं है, सो हीट ट्रांसफर नहीं समझेंगे। यहाँ पे डायनेमिक मोड, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, अभी भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, दोनों साइड से ट्रांसफर हो रहा है। इधर के मोलेक्युल जब इधर वाले को कोलिजन दे दें तो इधर एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, इधर के मोलेक्युल इधर वाले को अगर कोलिजन दे दें तो इधर ट्रांसफर करेंगे। जिसमें ज्यादा वायलेंट होगा वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, दूसरे को एनर्जी देगा। इस तरह से हम लोगों का बनता था थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने समझा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने हम लोग को, ये मेनली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये जरा समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। केमिस्ट्री में भी था, इधर भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आप समझते अच्छा ये तो पढ़ा था हमने केमिस्ट्री में, तो पढ़ा होगा आपने, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू बदल गए, डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएंगे और एक डिनोशन भी चेंज हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंट है डिनोशन, इसलिए आपको दोनों को याद रखने हैं, दोनों को समझने हैं अच्छे से। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं अगर ये बोलूं, आप भी समझे हो भाई, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब इसमें कौन क्या है, तो केमिस्ट्री में अलग है और यहाँ अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेने का कन्वेंशन भी अलग है, इसलिए इसको ध्यान से समझने हैं क्या है ये। तो ये है कुछ नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन का एक इक्वेशन है, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन का एक इक्वेशन है। इसको हम लोग नॉर्मल लाइफ से भी एसोसिएट करके, लिंक करके देख समझ सकते हैं कि क्यों आखिर ये इक्वेशन बना। चलो ये तो होता है, ये इक्वल टू ये प्लस ये, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W हो जाए। ये समझने हैं, ध्यान से समझने हैं। नॉर्मल लाइफ का एक एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करें, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ नॉर्मल लाइफ की, और उसके बेसिस पे हम लोग इस इक्वेशन को समझ जाएंगे, हजम भी कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल, मान लो रमेश है, कौन है भाई, रमेश है, या कुछ लोगों को जो ज़्यादा डोरेमोन देखते हैं तो उनके लिए नोबिता है, ठीक है भाई। इनका क्या होता है, तो इन लोगों को पॉकेट मनी मिलता है एवरी मंथ, फादर देते हैं एवरी मंथ पॉकेट मनी। चलो रमेश को मिलता है पॉकेट मनी एवरी मंथ, मान लो 5000 मिलता हो, ठीक है भाई 5000 है। अब तुम टॉफ़ी खाओ इसमें, चॉकलेट खाओ इसमें, आइसक्रीम खाओ इसमें, जो करना है, किसी को खिलाना हो तो खिलाओ, खुद खाना हो खुद खाओ, जो और करना है करो, जो करना है। ये 5000 मिलेंगे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ तुम्हें मिल जाएंगे, फादर ने बोल रखा है। तो जैसे ही फर्स्ट आए पहुंच जाए, रमेश आज तो फर्स्ट है,
दे दो। तो फादर क्या करें, दे देते थे, ऐसे ही चलता रहता था। तो ये है मतलब रमेश के पॉकेट में मनी करेंट है, रमेश के पॉकेट में मनी करेंट है, मनी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ का मनी करंट है। कहाँ, रमेश के पॉकेट में। इस रेट से मनी आता रहता है। अब उसका वो हिसाब करता है और अपना बनाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान देना, एक बार क्या हुआ कि फर्स्ट आया मंथ का और रमेश पहुंच गया फादर के पास, स्कूल जा रहा हूँ, दे दो भाई। तो फादर ने उस समय थोड़ा सा गुस्सा में था, वो ड्यू टू सम रीज़न ना गुस्सा में थे। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, चाहिए, कोई बात नहीं। उन्होंने ड्रॉवर खोला और उसमें बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे, ऐसे बिखरे पड़े हुए थे। तो गुस्सा में कौन गिन कर देता है, कोई काउंटिंग नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही निकालो जाएगा। लो, ड्राइंग रूम में खड़ा था रमेश, ड्राइंग रूम में ऐसे करके दे दिया, उसको गिर गया। तो भाई उठाया रमेश, फटाफट 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 उठाया, उठा के अपना चल दिया। वो भी काउंटिंग नहीं किया, बाद में स्कूल जाकर काउंटिंग किया कितने आज मिले हैं, किया होगा काउंटिंग, कोई बात नहीं। काउंटिंग करके फिर चला आया। 2 दिन बाद जब फादर का गुस्सा शांत हुआ है, उनको जब याद आया कि अच्छा मैंने कितना दिया था, क्या दिया था, लेकिन फादर सारा काउंटेड होता था इस ड्रॉवर में, कैसे बिखरे पड़े थे वो अलग बात है, लेकिन जब भी वो ड्रॉवर में डालते थे तो डायरी में नोट कर लेते थे कि आज हमने इतना डाला, आज हमने इतना डाला, और मंथ में हिसाब भी करते थे कि कितना डाला हमने, कितना निकाला, घर का खर्च कितना हुआ। ठीक है, तो उन्होंने 2-4 दिन के बाद देखा तो उनको पता चला कि भाई इसमें से हमारा 6000 मान लो, 6000 हमने रमेश को दिया है। वो तो कैलकुलेट कर लिए कि भाई हमने 6000 रमेश को दिया है। सारा हिसाब करने के बाद ये उनको पता लग गया। अब उन्होंने पूछा, रमेश जो पैसे दिए थे लास्ट मंथ तुम्हें, फर्स्ट को, ये 5 दिन पहले जो दिया था, उसका क्या किया? तो रमेश ने बोला ठीक है, क्या किया, क्या वही किया जो करते थे पहले। तो नहीं, मुझे हिसाब दो, क्या क्या खर्च किए और अभी कितने तुम्हारे पास हैं, उसका हिसाब दो। तो डायरी में लिख के दो, ये पेज लो, पेज में लिख के दे दो। ठीक है भाई। तो रमेश लिखा, क्या लिखा भाई, तो ये लिखा, देखो ये जो लिखा वो आप ध्यान से समझना कि क्या लिखा और ये ठीक लिखा कि नहीं लिखा। उसने बोला कि मैंने आपसे 5500 लिए थे, जिसमें से हमारे पास 3000 है और 2500 खर्च हो गया, क्योंकि भाई कुछ पार्टियां देनी थी मुझे, तो मैंने पार्टी दे दिया। उसमें नोबिता भी आए थे, जियान भी आया था, सुनियो भी, नेके सुखी भी, ये सब आए थे और उनको हमने पार्टी दिया था, कल ही तो दिया था। तो 2500 तो उसमें खर्च हो गया, कुछ आइसक्रीम, कुछ चॉकलेट, ये सब करते हुए। और ये 3000 अभी भी हमारे पास है, मीन्स स्टोर्ड है, हमारा जो पॉकेट है उसमें है, समझो पर्स में है, स्टोर्ड है, ये तो इतना स्टोर्ड है। और ये हमने क्या किया था, तो यही हमने रिसीव किया था आपसे, रिसीव्ड मनी, स्टोर्ड मनी प्लस स्पेंड मनी, जो मनी हमने खर्च कर दिया, स्पेंड, तो इतना तुमने खर्च कर दिया, 2500 खर्च कर दिया है भाई, 2500 तुमने खर्च कर दिया है, क्लियर है। 3000 तुमने अभी रखा हुआ है, अभी है तुम्हारे पास 3000, और टोटल रिसीव कितने किए थे भाई, तो 5500। ये रमेश का लिख करके उन्होंने दिया भाई पेरेंट को। पेरेंट का कहना था कि मैंने तो 6000 तुम्हें दिया था,
पेरेंट ने बोला, फादर ने बोले कि मैंने तुम्हें 6000 दिया था। रमेश बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे को रिसीव जो हुआ है वो हुआ है 5500, जिसमें से मैं हिसाब दे रहा हूँ 3000 है हमारे पास अब भी, चाहो तो दिखा देता हूँ। 3000 अब भी हैं और प्लस 2500 जो था वो मैंने खर्च जरूर कर दिए हैं, कल का पार्टी और परसों का सब मिला करके इतना जरूर खर्च कर दिए हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब बताओ इस इक्वेशन में क्या कोई गलती है? क्या कुछ मिस्टेक हो गया इसमें? इसमें क्या कुछ मिस्टेक हुआ भाई? बताओ, अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो बताओ। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो आप सोचेंगे, फादर सोचेंगे कि अच्छा मैंने तो 6000 दिया था तो उसका तो हिसाब मिल नहीं रहा मुझे, कहाँ गया? तो मैंने तो तुम्हें यही दिया था, मैंने जो दिया था ऐसे करके ड्राइंग रूम में, याद करो, तो उसमें मैंने ये दिया था क्योंकि मैं 2 दिन के बाद ही हिसाब किया था कि कितना मेरे ड्रॉर में से निकला है उस पर्टिकुलर डे को, तो वो ये था। तो दोनों में हो गई आर्गुमेंट ऐसे कि नहीं भाई इतना दिया था, उतना दिया था, इतना हुआ था, उतना दिया था। तो ठीक है भाई, तो रमेश की क्या गलती है? रमेश तो ये इक्वेशन लिख रहा है, तो इस इक्वेशन में क्या कोई मिस्टेक है? तो भाई कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो क्या है भाई? तो देखो भाई, यही हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का भी यही है। रमेश के बदले में, ये जो रमेश था उसके बदले में एक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ध्यान देना, उसके फादर ने बोला गुस्सा करके, अच्छा तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ मैं कि मैं तुम्हें कितना दिया था? रमेश ने बोला मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं, लेकिन मैंने जो रिसीव किया है वो मैंने हिसाब आपको दिया है। चलो, तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या बनते हैं? पॉसिबिलिटीज ये बनते हैं भाई कि आपने जो थ्रो करके दिया उसमें से कुछ मनी जो है हो सकता है सोफा के अंदर चला गया हो सकता है काम वाली पोछा लगाई हो उसमें, उसको रिसीव हुआ, वो लेकर चली गई, अपना बोले भी नहीं। तो ये तो कुछ भी हो सकता है। आपने मुझे क्या दिया? आप आज बोल रहे हैं 6000, हो सकता है अगली बार बोलेंगे कि मैंने तुम्हें 60,000 दिए थे। तो हमें उससे मतलब नहीं कि आपने कितना दिया क्या नहीं दिया, कितना आपने थ्रो किया उसका मैं हिसाब नहीं दे सकता। हाँ, मैंने जितना रिसीव किया उसका मैं हिसाब दे सकता हूँ। थ्रो समटाइम्स इज डिफरेंट दैन रिसीविंग। कोई जरूरी थोड़ी कुछ वेस्टेज में चले गए तो उसका मैं हिसाब नहीं दे सकता कितने वेस्टेज में गए क्या गए। वो तो आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कितना आपने दिया और कितना मैंने रिसीव किया, बाकी वेस्टेज में चले गए, तो उसका मैं हिसाब नहीं दे सकता। रमेश बोला कि मैं एक छोटा सा सिस्टम हूँ, ऑनेस्ट सिस्टम, जो मैं रिसीव करूँगा उसका हिसाब दूंगा। ठीक है, आपका सप्लाई इज नॉट इक्वल टू रिसीविंग, तो आपके सप्लाई मैकेनिज्म में गड़बड़ी है, सप्लाई करने वाला मैकेनिज्म में गड़बड़ी है। वो अच्छे से अगर दिया हाथ में तो जो सप्लाई होगा वही रिसीव होगा, लेकिन आप थ्रो करके दिए तो वो मैकेनिज्म में फॉल्ट आ गया और आपने जो दिया और मैंने जो लिया उनमें डिफरेंस आ गया। अब जो भी आया उससे मतलब नहीं है, मेरा डायरी में तो यही आएगा, जो रिसीव्ड है उसी का होगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अब ये क्या है, 6000 है कि 7000 है कि क्या है, उससे इस रमेश थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना दिया था, हमने जो रिसीव किया उसी का हिसाब देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब ये रमेश सिस्टम के बदले में मैं बोल रहा हूँ कि ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये कौन है भाई? तो ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और इसको हम लोग मनी के बदले में, ये रमेश के बदले में थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और रमेश को मनी सप्लाई होता था, इसको हो रहा है थर्मल एनर्जी सप्लाई। बर्नर पे रख दिया इसको, गैसियस सिस्टम को कंटेनर में रख करके, और ये पिस्टन है भाई, पैक्ड है ये पूरा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो इसको हम लोग इस तरह से एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है भाई, दे दो एनर्जी। तो एनर्जी दे रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि जितना एनर्जी दिया तुमने उतना एनर्जी लिया इसने, इधर इधर भी जा सकता है ना भाई, कुछ ये भी रिसीव करेगा। ठीक बात है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम रमेश है, ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम रमेश है, वो क्या करेगा भाई, तो वो तो यही हिसाब देगा। कौन सा हिसाब देगा भाई?
तो वो ये कहेगा हमने रिसीव किया, ठीक है, कितना एनर्जी भाई, तो हमने रिसीव किया डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ने रिसीव किया। उसमें से मेरा प्रेशर बढ़ा, फोर्स बढ़ाया, मैंने फोर्स बढ़ाया, इधर से बढ़ाया, इधर से फोर्स और इंक्रीज हो गया, इधर से इंक्रीज हो गया। बेचारा ये तो फिक्स था, वेल्डिंग किया हुआ था, फिक्स था, ये तो कुछ एक्सपेंड होने का नाम ही ना ले। मैंने खर्च नहीं कर पाए। खर्च कैसे करेगा गैसीय सिस्टम, कैसे खर्च करेगा? वो तो चॉकलेट खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, लेकिन ये गैसीय सिस्टम जो मनी यानी कि एनर्जी रिसीव किया है उसको कैसे खर्च करेगा? तो गैस का ऑलवेज टेंडेंसी होता है टू एक्सपैंड, टू एक्सपैंड। गैस को छोटे में रखोगे बड़ा होना चाहेगा, वाल पे फोर्स लगाएगा थ्रू मोलिकुलर कोलिजन। चैप्टर 13 में देखेंगे हम लोग कि मोलिकुलर कोलिजन से कैसे प्रेशर डेवलप होता है। फिलहाल ये है कि ये फोर्स तो लगाएगा, प्रेशर है अंदर में, फोर्स लगाएगा, चारों तरफ से ये इसको एक्सपैंड करना चाहेगा, लेकिन एक्सपैंड करने में कामयाबी इस वाल पे तो मिलेगा नहीं। तो भाई इस पिस्टन पे, जब पिस्टन अगर हमारा इस पर फोर्स ज़्यादा लगाया तो पिस्टन रिमूव होकर के समझो यहाँ आ गया और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो बोलेंगे कि अच्छा सिस्टम ने कुछ वर्क किया, क्योंकि जिधर फोर्स लगाया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होता है भाई। तो फोर्स लगाया और उधर ही डिस्प्लेसमेंट कराया, तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्क किया। और सिस्टम जब वर्क करेगा तो भाई तुम भी वर्क करोगे तो तुम्हारा एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि तुमने एनर्जी सप्लाई किया। वैसे सिस्टम ने वर्क किया तो खर्च हो गया, जो खर्च हुआ वो है डेल्टा डब्ल्यू। खर्च कर दिया, वर्क डन करके खर्च कर दिया, जितना वर्क करेगा उतना खर्च हो गया। अगर 2 जूल का वर्क किया 2 जूल इसका गया, 20 जूल का वर्क करेगा 20 जूल गया। और जितना एनर्जी रिसीव किया उसमें से कुछ वर्क किया, बाकी स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्योंकि इसने रिसीव किया तो क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी तो बढ़ा। अगर इसने एनर्जी रिसीव किया 100 जूल या 5500 जूल इसने रिसीव किया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गया 5500 जूल से इंटरनल एनर्जी इसका बढ़ गया। समझो कि मैं ही गैसीय सिस्टम हूं, मेरा इंटरनल एनर्जी बढ़ गया 5500 से। अब मेरे में आ गया कि अब इसको खर्च करें, इतना एनर्जी मिल गया, अब इसको खर्च करें। तो मैं तो गैस हूँ भाई, मैं तो एक्सपैंड करना चाहूँगा, चारों तरफ से एक्सपैंड करना चाहूँगा, इधर से भी करना चाहूँगा। अरे ये तो वाल है, हो नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे उसको मूव करना चाहिए, तभी तो वर्क कर पाएंगे। हाँ ये जरूर है कि पिस्टन पे फोर्स जब लगाया तो ये हमारा मूव करने का नाम लिया और थोड़ा सा मूव भी कर गया, कामयाबी मिली और मैं एक्सपैंड करने में कामयाब हुआ। लेकिन एक्सपैंड करने में कुछ एनर्जी खर्च हो गया, एनर्जी खर्च हो गया ये। तो हमने भाई 5500 रिसीव किया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल रहा है, जिसमें से मैंने 2500 वर्क करने में खर्च कर दिया, बाकी 3000 हमारे पास है। तो यह है इक्वेशन, रिसीव्ड एनर्जी इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी प्लस वर्क डन, दैट इज स्पेंट एनर्जी। इतना एनर्जी हमने स्पेंड कर दिया। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब भी एनर्जी मिलेगा तो वो खर्च करना चाहेगा। खर्च किया तो ठीक है और नहीं किया तो वही इंटरनल एनर्जी में स्टोर रहेगा। अगर ये वर्क ही ना करे, यहाँ पे वेल्डिंग कर दो, ये वर्क ही ना कर पाए, एक्सपैंड ही ना कर पाए, फोर्स तो लगाए बट एक्सपैंड ही ना कर पाए, ये अगर जीरो हो जाए तो जो भी 5500 है वो स्टोर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हीट सप्लाई किया है तुमने, एनर्जी सप्लाई किया है और ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये पूरा 5500 होता, ये भी 5500 होता और ये जीरो रहता। कब? जब ये वेल्डिंग कर दिए होते पिस्टन को भी तब। तो ऐसे कंडीशन में ये जीरो, तो ये वाला इक्वल टू ये, समझ गए? तो कभी भी ये स्टेटमेंट किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए एक वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड इक्वेशन है। दिस इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कमिंग फ्रॉम ए वेरी कॉमन एग्जांपल इन प्रैक्टिकल लाइफ। रमेश नाम का एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, उसको भी पॉकेट मनी मिलता था। एक बार मिला इसको 5500, उसका उसने हिसाब मांगा गया, उसने ये लिख करके दे दिया, हमने मनी इतना स्टोर कर रखा है अभी भी और ये हमारा एनर्जी स्पेंड हो गया, ये हमारा मनी स्पेंड हो गया 2500, ये हमने 3000 स्टोर करके रखा है, रिसीव किया था ये। अब उसके फादर अगर बोलते हैं कि नहीं भाई तू तो 5500 लिख रहा है, तुम्हें 6000 यहाँ लिखना चाहिए था, 6000 का हिसाब करो। तो नहीं भाई 6000 क्या है,
रमेश बोला 6000 क्या है, 5500 है। जो मैंने रिसीव किया वो आएगा इक्वेशन में, जो आपने सप्लाई किया वो इक्वेशन में नहीं आएगा। आपने सप्लाई किया वही इक्वेशन में तब आता जब आपका सप्लाई डायरेक्ट हाथ में होता और कोई इधर उधर नहीं जाता, पूरा का पूरा होता। तो इन जनरल जो सप्लाई होता है एनर्जी वही रिसीव हो जाता है एनर्जी। तो उस कंडीशन में 6000 आप सप्लाई करते तो वही यहाँ आ जाता, लेकिन आपने तो वो किया नहीं, आपका मैकेनिज्म फॉल्टी रहा। आपको एनर्जी मनी प्रोवाइड करने का जो मैकेनिज्म है वो फॉल्टी है। यहाँ पे भी क्या है, मैकेनिज्म फॉल्टी है भाई। ये इधर चला जाए, कुछ इधर चला जाए, और तो ये बोलेगा कि मैंने तो तुम्हें 6000 एनर्जी दिया था, 6000 जूल दिया था। तो बोला आप तुमने 6000 दिया था कि 7000 दिया था या 9000 दिया था कि 10000, उस समय क्या मतलब है। हमने जो रिसीव किया वो कितना रिसीव किया भाई, तो हमने रिसीव किया है ओनली 5500। तो दिस विल बी एनर्जी रिसीव्ड। जो इक्वेशन में आएगा वो आएगा एनर्जी रिसीव्ड। और ये तो चला गया सराउंडिंग में, हवा खाने चला गया भाई, तो उड़ गया, उसका तो कोई हिसाब नहीं बनेगा। हिसाब बनेगा उसी का जो कि इसने रिसीव किया। रिसीव्ड एनर्जी इज इक्वल टू स्पेंट एनर्जी प्लस स्टोर्ड एनर्जी। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। क्लियर है, जो कि कुछ खास नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल रमेश सिस्टम के लिए जैसे समझ सकते हो, तुम अपने लिए जैसे समझ सकते हो। तुमने 5500 रिसीव किया किसी पर्पज से, तुम्हें प्रोवाइड हुआ, तुमने कुछ खर्च किया, कुछ स्टोर कर लिया। अब स्टोर करके तुम अपने पास रखो या बैंक में रखो। बैंक में रखोगे बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो तुम्हारा पावर बढ़ेगा। अरे जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा पावर। तो ये तो तुम इंसान हो, तुम बैंक में रखोगे या पॉकेट में रखोगे, स्टोर करके रखोगे या कहीं भी रखोगे स्टोर करके, और जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा पावर होगा, उतना ही ज़्यादा तुम पावरफुल अपने आप को फील करोगे। सिमिलरली गैसियस सिस्टम भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। ये स्टोर्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। पावर मतलब उसका स्टेटस समझो अपने फ्रेंड सर्कल में, जितना ज़्यादा मनी रखेगा उतना ज़्यादा पावर फील होगा, ज़्यादा पावरफुल फील करोगे। वैसे ही यहाँ इंटरनल एनर्जी जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा टेम्परेचर। तो यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ पे समझो कि स्ट्रेंथ है। तो यही समझना है। ये तो एग्जाम्पल मैंने लिया था। रमेश क्या है भाई, तो रमेश तो भाई मनी लेने वाला है। वैसे ही जैसे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी सप्लाई होता है। तो दिस डेल्टा क्यू, अगर हम लोग कॉमन सेंस से बोलें, लॉजिकली बोलना चाहें, तो डेल्टा क्यू शुड बी एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम, नॉट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। हाँ, ये बात अलग है कि 99% केस में सप्लाई मैकेनिज्म जो है वो इतना अच्छा होता है कि 100% इफिशिएंसी रहती है उसकी, और हम लोग यही मान के चलते हैं न्यूमेरिकल में, जो सप्लाई किया वही रिसीव किया। तो केमिस्ट्री में ये क्या कन्वेंशन बनता है भाई, तो केमिस्ट्री में ये कन्वेंशन शायद बनता है एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। तो एनर्जी गिवन टू द सिस्टम ये एग्जैक्टली 99% केस में काम करेगा। बाकी 5% केस में ये, या 1% केस में जिसमें सप्लाई मैकेनिज्म हमारा फॉल्टी है, सम लॉस अकर्स, तो उस कंडीशन में ये हमारा सप्लाइड नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम लोग एनर्जी रिसीव्ड लिखें तो ये ऑलवेज काम करेगा। फिजिक्स में हम लोग यही मानते हैं, दिस इज एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम। एनर्जी रिसीव्ड बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात हो रही है। और ये क्या होगा भाई, तो ये होगा एनर्जी क्या स्टोर, एनर्जी स्टोर कैसे भाई, तो इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टोर होता है। और यही हमारा इंक्रीज कराता है टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी के ही प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। और ये क्या है भाई, तो ये है एनर्जी स्पेंट। लिखना चाहो लिख सकते हो, एनर्जी स्पेंड इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम जो भी वर्क करेगा वो एनर्जी स्पेंड करेगा। अब एक बात और इधर का मैं मिटा रहा हूं, केमिस्ट्री से थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग कन्वेंशन है, लेकिन ध्यान रखना भाई
अब जरा मैं इसकी बात करूं कि ये कब पॉजिटिव कब निगेटिव, यही तो कन्वेंशन अलग अलग है। इसका पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो पॉजिटिव है दैट इज दिस इज इक्वल टू मान लो प्लस 5500 है, प्लस क्या है 5500 है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा सिस्टम एनर्जी रिसीव कर रहा है तभी तो पॉजिटिव होगा। व्हेन सिस्टम रिसीव्स एनर्जी, पॉजिटिव तब होगा जब सिस्टम रिसीव करेगा एनर्जी, ठीक है। निगेटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, निगेटिव तब होगा व्हेन सिस्टम रिसीव ना करे, रिलीज करे, व्हेन सिस्टम रिलीज, लिबरेट करता हो, रिसीव ना करता हो, लिबरेट करता हो, लिबरेट्स एनर्जी। सिस्टम जब हमारा एनर्जी लिबरेट करे, सराउंडिंग को दे दे, एनर्जी लिबरेट करे, उसको कोई मिल नहीं रहा है वो दे रहा है, ठीक है, मिल नहीं रहा है वो रिसीव नहीं कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है, अपोजिट ऑफ रिसीविंग, ठीक है, अपोजिट ऑफ रिसीविंग। मतलब यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी है वो एनर्जी किधर जा रहा है भाई, तो सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम टू आउटसाइड, इस सिस्टम के अंदर से निकल करके आउटसाइड जा रहा है, वो आउटसाइड सराउंडिंग है या कोई दूसरा सिस्टम है उससे मतलब नहीं है, सिस्टम से बाहर जा रहा है। ये रिसीव एनर्जी मतलब आउटसाइड टू द सिस्टम, आउटसाइड से सिस्टम में आ रहा है एनर्जी, ठीक है, आउटसाइड से सिस्टम में आ रहा है ये एनर्जी, तब पॉजिटिव। नेगेटिव कब, जब सिस्टम लिबरेट कर रहा हो, सिस्टम अपने से निकाल रहा हो, तो उस कंडीशन में निगेटिव हो जाएगा। यह डेल्टा क्यू की बात हुई, इसकी बात हुई, डेल्टा क्यू की कन्वेंशन हम लोग समझें। भाई रमेश ने मनी रिसीव किया तो ये आएगा पॉजिटिव बनके, एनर्जी रिसीव तो किया नहीं, इस बार फादर ने दिया नहीं, बल्कि इसी को देना पड़ा फादर को, फादर गरीब हो गए हैं, इसी को अपने पॉकेट मनी में से जो बचाया था स्टोर पे वो दे रहा है, तो भाई ऐसा कंडीशन में डेल्टा क्यू निगेटिव हो जाएगा। सिस्टम लिबरेट किया सराउंडिंग को तो ये निगेटिव हो जाएगा। ध्यान देना ये सब बात, एक एक कन्वेंशन। अभी मत सोचना अच्छा केमिस्ट्री में तो ये था, अरे केमिस्ट्री में जो था वो था, उससे हमें मतलब नहीं है, फिजिक्स में जो है वो आपको समझने है, और फिजिक्स में जो है वो मैं लॉजिकली बता रहा हूँ कि क्यों है, कैसे है और क्या होना चाहिए। कॉमन सेंस भी आपका कहता है हाँ यही होना चाहिए। अब केमिस्ट्री में लॉजिक हो सकता है ना बताया गया हो, ऐसे ही कन्वेंशन ये है। और चलो शुरू हो जाओ। तो अभी मैं लॉजिक बता रहा हूँ, साथ साथ आप देखते चलो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। ये माइनस भी हो सकता है जब सिस्टम लिबरेट करेगा। माइनस 5500 मतलब ये रिसीव नहीं किया है 55 ने, ये तो और लॉस किया। चलो डेल्टा क्यू की बात हो गई। अब हम लोग डेल्टा डब्ल्यू की बात, डेल्टा यू की बात करें। चलो इंटरनल एनर्जी, ये है क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड मतलब ये है क्या, ये एक्चुअली में इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो। सिस्टम जब एनर्जी रिसीव करेगा डेल्टा क्यू तो इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी, ऐसा हम लोग समझते हैं इस डेल्टा यू को, इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी। तो ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड ये सब लिख रखे हो तुम। चलो यहाँ पे मैं इसका कन्वेंशन दिखा देता हूँ। ये कब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव व्हेन, कब पॉजिटिव होगा भाई, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा हो, दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो। भाई इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दोनों तो भाई ऐसे ही है। तो जब ये इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी है या इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर है तो ये ऐसा होगा, पॉजिटिव व्हेन इंक्रीमेंट हो रहा हो, ठीक है। क्या हो रहा हो, इंक्रीमेंट हो रहा हो, इंक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब रिसीव में से इसने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करा लिया, ठीक है। चलो ठीक है, ये समझ गए। निगेटिव कब होगा भाई, तो निगेटिव कब होगा, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करे। निगेटिव डेल्टा यू व्हेन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, व्हेन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करे,
ठीक है, निगेटिव तब होगा जब इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग। ये है इंक्रीमेंट इन इंटरनल, अगर सिंबल याद रखना हो तो ऐसे याद रखें, रिसीव्ड एनर्जी इक्वल टू इंक्रीमेंट इन एनर्जी। अगर इंक्रीमेंट हुआ तो पॉजिटिव, अपोजिट हो गया तो नेगेटिव, इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो नेगेटिव। तो ये इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी है, ये है एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम। इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम वर्क करेगा तो हमारा ये एनर्जी स्पेंड समझा जाएगा। ये है हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम। ये क्या है, वर्क बाय सिस्टम। तो वर्क बाय सिस्टम है भाई, सिस्टम वर्क करेगा। सिस्टम को एक्सपैंडिंग टेंडेंसी होता है, क्या होता है, एक्सपैंड करने का टेंडेंसी। तो जब ये वर्क करे तो इसका हम लोग कन्वेंशन लिख दें। इसका लिख लिए, नोट कर लिए, इसको हटाऊं, मैं हटा दे रहा हूँ। चलो इसको हटा दिया। अब जरा हम लोग इसके कन्वेंशन की बात करें तो ये तो भाई वर्क डन बाय द सिस्टम है। ये पॉजिटिव मींस डेल्टा W, पॉजिटिव मीन्स सिस्टम डज वर्क। सिस्टम वर्क कर रहा है, डज वर्क, दैट इज वर्क करने का मतलब है एक्सपैंड करना। क्योंकि सिस्टम हमेशा टेंडेंसी रखता है किस बात का भाई, तो एक्सपैंडिंग टेंडेंसी। इधर से फोर्स लगाएगा, इधर से लगाएगा, इधर से लगाएगा। सिस्टम की यही चाहत है, क्या चाहत है भाई, कि एक्सपैंड करें, वॉल्यूम इंक्रीज करें। तो ये फोर्स इसीलिए तो लगाता है, जैसे ही ये वर्क करना चाहेगा तो इस पे फोर्स लगाएगा और फोर्स लगा करके एक्सपैंड करना चाहेगा। तो पॉजिटिव मतलब वर्क डन किया। डेल्टा W पॉजिटिव मीन्स सिस्टम डज वर्क, सिस्टम वर्क करता है, दैट इज एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने का मतलब है वॉल्यूम में चेंज, पॉजिटिव हुआ, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेल्टा V इज पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ। पॉजिटिव तब समझेंगे और नेगेटिव कब समझेंगे भाई, तो इसका नेगेटिव वाला भी हम लोग समझ सकते हैं। इधर वाले को हटाएं, हटा देता हूं। नेगेटिव वर्क डन कब समझेंगे, तो ये वर्क डन का नेगेटिव होगा। डेल्टा W वर्क डन इज नेगेटिव कब, व्हेन सिस्टम डज नेगेटिव वर्क, सिस्टम डज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मतलब समझे क्या हुआ, यहाँ देखो, अगर ये सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, गैसियस सिस्टम है, टेंडेंसी क्या था, एक्सपैंड करना, फोर्स ऐसे लगाया, बाहर की तरफ फोर्स लगाया, लेकिन कोई दूसरा फोर्स आ गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाए। कौन आ जाए भाई, एक्सटर्नल फोर्स कोई आ जाए, ब्लू कलर का मान लो, और इसने क्या किया, इस पिस्टन को समझो कंप्रेस करके अब इतने में ला दिया, इसने फोर्स लगा करके ऐसे ला दिया। ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है भाई, एक्सटर्नल फोर्स ने इसको कंप्रेस करके समझो ला दिया ऐसे। जबकि सिस्टम का टेंडेंसी क्या था, सिस्टम का टेंडेंसी था एक्सपैंड करना। सिस्टम तो हमेशा क्या चाहता था भाई, तो एक्सपैंड करना चाहता था, सिस्टम का टेंडेंसी था एक्सपैंड करना। लेकिन सिस्टम फोर्स लगाया, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, मींस सिस्टम का जो फोर्स था, सिस्टम का फोर्स के अपोजिट हो गया डिस्प्लेसमेंट। अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा तभी तो इसका वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन होगा सिस्टम का फोर्स और डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगाया आउटवर्ड, फोर्स क्या लगाया है, आउटवर्ड, एक्सपैंड करने के लिए आउटवर्ड फोर्स लगाया, लेकिन ये हो गया इनवर्ड। इनवर्ड क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लग गया जो कि इसका जो चाह था वो नहीं, पूरा वो उल्टा ही हो गया। इट मीन्स सिस्टम कंप्रेस्ड हो गया। ऐसा कब होगा, जब सिस्टम कंप्रेस्ड हो गया, व्हेन सिस्टम इज कंप्रेस्ड। और ऑब्वियसली कौन कंप्रेस करेगा, इज कंप्रेस्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट बोले या सराउंडिंग बोले, जो भी सराउंडिंग में था उसने कुछ फोर्स लगाया इस तरह से कि ये सिस्टम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कंप्रेस्ड हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हमारा वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीमेंट। डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V मीन्स V फाइनल माइनस V वॉल्यूम इनिशियल। डेल्टा V निगेटिव होना मतलब क्या हुआ कि V फाइनल स्मॉल और V इनिशियल ज्यादा। ये हमारा यानी कि वॉल्यूम जो है हमारा वो डिक्रीज कर गया। तो वॉल्यूम डिक्रीमेंट हुआ यानी कि कंप्रेस्ड हुआ, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या निगेटिव लेंगे भाई, वर्क डन। वर्क डन विल बी टेकन नेगेटिव
और ऐसे कंडीशन में जब हमारा सिस्टम वर्क करेगा, यानी सिस्टम एक्सपैंड करेगा, तो वर्क डन विल बी टेकन पॉजिटिव, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वर्क डन विल बी टेकन नेगेटिव। समझ में आया? सिस्टम का टेंडेंसी, सिस्टम का फोर्स इज ऑलवेज फॉर एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम। एक्सपेंशन में कामयाबी मिली, पॉजिटिव वर्क किया, तो अपना रिसीव्ड मनी में से कुछ खर्च किया, रिसीव्ड एनर्जी में से कुछ खर्च किया। तो ये खर्च जो हमारा इक्वेशन में आएगा, डायरी में लिखा जाएगा, वो खर्च जो करेगा वही तो खर्च हुआ है, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंड और इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी, और ये है एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम। इसलिए अगर एक सेंटेंस में विदाउट कन्वेंशन रटे हुए काम चलाना हो तो कन्वेंशन का नाम ही ऐसा रखो कि हमें याद रहे। यह है एनर्जी रिसीव्ड बाय सिस्टम। रिसीव हुआ तो पॉजिटिव, रिसीव के अपोजिट लिबरेट हुआ तो नेगेटिव। यह है एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। एनर्जी स्टोर्ड यानी एनर्जी इंक्रीमेंट बाय द सिस्टम। एक्चुअल में एनर्जी इंक्रीमेंट हुआ, एनर्जी इंक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी यह है, इंक्रीमेंट हुआ तो पॉजिटिव और इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट हो जाए तो नेगेटिव। ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क अगर पॉजिटिव हुआ यानी सिस्टम एक्सपैंड हुआ तो हमारा ये पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव लेंगे। और अगर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो सिस्टम का इच्छा था, सिस्टम का जो विश था वो पूरा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। सिस्टम का विश था एक्सपैंड करना, ऐसे लगाना, फोर्स लग गया, ऐसे कोई किसी दूसरे ने फोर्स लगा दिया और ये बेचारा सिस्टम एक्सपैंड नहीं कर पाया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सराउंडिंग ने वर्क कर दिया तो हमारा नेगेटिव वर्क डन लेंगे। ये केमिस्ट्री में शायद उल्टा कन्वेंशन है, लेकिन उसका रीजन शायद वहां ना मिला हो, यहाँ पे आपको रीजन मिल रहा है। क्यों? हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम लिख रहे हैं और सिस्टम का वर्क डन होगा सिस्टम का फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। सिस्टम का फोर्स लगा अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट के, सिस्टम का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अपोजिट वाला रिलेशन है, तो अपोजिट में है तो तुम्हें पता ही है Fs cos 180 डिग्री हो जाएगा। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इस वाले पॉइंट का, जिसपे फोर्स लगा करके ये धक्का मार रहा था, ये वाला, इसको कामयाबी नहीं मिली। एक्सटर्नल फोर्स जो ज्यादा वैल्यू का हुआ होगा और इसने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, और ये इस तरह से कंप्रेस्ड हो गया। तो समझ गए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, और वो क्या कन्वेंशन लेना है वो भी समझ गए। आगे हम लोग इसका यूज करेंगे भाई, इसलिए कन्वेंशन बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे इसको हटाया जाए, चलो हटा देता हूँ मैं। इसके बारे में अब सेंटेंस क्या लिखा जाता है वो जरा समझो, बुक का लैंग्वेज देखो क्या है। इसमें मैंने बताया कि एनर्जी सप्लाइड जनरली एनर्जी रिसीव्ड के इक्वल होता है, बट ऑलवेज एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू एनर्जी रिसीव्ड हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। बट इक्वेशन में क्या आएगा, इक्वेशन में डेल्टा क्यू जो होगा वो होगा एनर्जी रिसीव्ड बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। सप्लाइड करोगे तो वो गड़बड़ हो सकने का चांस बनता है, ठीक है। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? चलो जल्दी से इसको पढ़ लो भाई, फटाफट पढ़ो इसको। कर लिए फर्स्ट सेंटेंस, कम से कम पढ़ लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है भाई? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ एन अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डेल्टा क्यू, अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा क्यू इज सप्लाइड टू ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो ये सप्लाइड क्या हो जाना चाहिए, ये सप्लाइड क्या हो जाना चाहिए भाई? तो एनर्जी रिसीव्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। एनर्जी रिसीव्ड लिखेंगे इसको, सप्लाइड नहीं लिखेंगे, एनर्जी रिसीव्ड। If energy heat delta Q is received by the system, supplied to a system, ये supplied to a system भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर बुक में लिख दिया जाता है ऐसे supplied system, ज़्यादातर बुक में लिख देते हैं लोग, लेकिन वो लूज सेंस में होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो तभी होगा जब हमारा सप्लाई इज इक्वल टू रिसीव्ड है, ठीक है। और वो क्यों, तो अभी हमने डिस्कस किया था। डेल्टा क्यू इज एनर्जी रिसीव्ड बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ए पार्ट ऑफ इट, उस रिसीव्ड में से ए पार्ट ऑफ इट मतलब उसमें से कुछ पार्ट में इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, में इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डेल्टा यू, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड अप एज द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम।
बाकी एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम एक्सटर्नल एजेंट पे वर्क करेगा। अगर एक्सटर्नल से कोई चाहता है, सिस्टम वर्क करना चाह रहा है, एक्सपैंड होना चाह रहा है, और कोई एक्सटर्नल इसको कंप्रेस करना चाह रहा है, अगर ये कामयाब हो गया तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ऐसा समझेंगे। तो यूज अप एज एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, ये ध्यान रखना है। एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, ये बाई को ध्यान रखना है। एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द एक्सटर्नल एजेंट। thus डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, क्योंकि रिसीव्ड एनर्जी में से सम पार्ट विल बी यूज्ड इन storing energy, increment in internal energy, and the rest part is spent in the form of work done by the system। इस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, एनर्जी सप्लाइड कुछ बुक में होते हैं और ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक में एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम रहेंगे। आगे बढ़े। अब इसका जो डिस्कशन किया, इसमें से कुछ पॉइंट्स जो निकले वो तुम देखो क्या क्या निकले हैं, वो एक एक पॉइंट हम लोग भी रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे। फटाफट देखो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एंड इट एस्टेब्लिश द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन हीट ट्रांसफर्ड एंड मैकेनिकल वर्क डन। हीट ट्रांसफर्ड मीन्स एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम एंड इट्स मैकेनिकल वर्क डन में क्या रिलेशन है, वो ये है। क्या रिलेशन है भाई? तो जो हमने एनर्जी दिया वो वर्क डन हुआ और प्लस कुछ स्टोर हुआ, तो ये हमारा एग्जैक्ट रिलेशन है बिटवीन एनर्जी रिसीव्ड, हीट ट्रांसफर्ड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ये लिखा है एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द हीट ट्रांसफर्ड एंड मैकेनिकल वर्क डन। इट प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी इससे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ मिलता है। इंटरनल एनर्जी का क्या लिंकेज है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू एवरी प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, सब बोलिए, सब के लिए वैलिड है। एवरी प्रोसेस इन नेचर एंड टू ऑल द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सब के लिए। भाई अब गैसेस सिस्टम हो, चाहे नोबिता सिस्टम हो, कोई भी हो, कुछ रिसीव करेगा तो चाहे खर्च करेगा या स्टोर करके रखेगा। ठीक है, किसी के लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस के, सबके लिए है। मोreover here डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बदले में क्या हम लोग को ध्यान रखना चाहिए? चेंज बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन माइंड में याद रखना इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी। इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी ये याद रखोगे तो इंक्रीमेंट हुआ, कन्वेंशन भी याद हो गया साथ में। कैसे भाई? इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी है तो इंक्रीमेंट हुआ तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड मे बी ड्यू टू एनी कॉज लाइक चेंज इन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल और वाइब्रेशनल, कुछ भी हो सकता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल तो पता ही तुम्हें, पहले से हम लोग देख रखा है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, कुछ भी हो सकता है। देखो चेंज इन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल और वाइब्रेशनल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गैस के केस में नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसलिए उसका डिस्कशन होता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का ही होता है। ठीक है, Again delta W may be any type of work done by the system, कोई भी work done by the system है। And while applying the first law of thermodynamics, delta Q is taken positive if heat is supplied or heat is received by the system, supplied or received by the system। और जनरली ये दोनों इक्वल लेते हैं, लेकिन कई बार ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए बोल दिया था क्वेश्चन में heat is supplied to a thermodynamic system through a mechanism of efficiency 80%। अब अगर ये बोल दिया तो मतलब जो सप्लाई करने का मैकेनिज्म है उसकी इफिशियंसी ही 80% है, तो 100 जूल सप्लाई करेगा तो 80 ही पहुंचेगा वहां पे, 80 ही रिसीव होगा, 20 गया। लेकिन वो तब दिया जाएगा तभी उसको समझने हैं, अदरवाइज बाकी सारे केस के लिए एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी रिसीव्ड, ऐसा समझेंगे। एंड नेगेटिव इफ हीट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, दैट इज सिस्टम लिबरेट कर रहा है, सिस्टम रिजेक्ट्स एनर्जी, जब रिजेक्ट एनर्जी करता है तब वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन कंसिडर नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब किसी ने वर्क कर दिया ऑन द सिस्टम, किसी ने इस पिस्टन पे फोर्स लगाया और इसको धक्का मार करके इसको कंप्रेस कर दिया, तो बोलेंगे ऐसे कंडीशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, और ऐसे कंडीशन में डेल्टा W क्या हो जाएगा? नेगेटिव लेंगे। और अगर हमारा ऐसे हुआ है, ये तो हमारे इस तरह से कंप्रेस्ड हो गया,
अगर हमारा ऐसे हुआ है कि ये हमारा गैस का जो टेंडेंसी था इसको एक्सपैंड करना, और ये एक्सपैंड करके यहाँ आ चुका, मीन्स ऐसे हुआ है एक्सपेंशन, तो गैस तो फोर्स ऐसे ही लगाता है भाई, गैस तो हमेशा फोर्स ऐसे लगाएगा, हमेशा इसको एक्सपैंड करने का टेंडेंसी होगा, बेचारा फोर्स तो ऐसे लगा रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक्सपैंड होने के बदले में ये कंप्रेस हो गया। यहाँ पे बेचारा ये ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, लेकिन इसने एक्सपैंड कर दिया, तो यहाँ देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया भाई, तो ऐसे में ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव हो गया, तो वही है। फाइनली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, बट डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंसिडर्ड नेगेटिव। तो वही कन्वेंशन की बात है जो ऑलरेडी आपके नाम में ही पकड़ के रखना, नेम में ही पकड़ के रखेंगे कि ये है वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क किया तो पॉजिटिव, सिस्टम वर्क नेगेटिव किया तो नेगेटिव। सिस्टम वर्क नेगेटिव कब करेगा भाई, जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो जाए पिस्टन का, और जब फोर्स के डायरेक्शन में यानी कि एक्सपैंड करेगा तो ये पॉजिटिव होगा, और ये है इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी हुआ तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव। ये है एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम। याद रहेगा ये कन्वेंशन, बिल्कुल फिट रहेगा, माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलेंगे। तो ये तो सिलेबस हमने दे दिया था कि क्या क्या है भाई, तो फ्लूइड्स में नो चेंज था, ये पहले का सिलेबस, ये इस बार का सिलेबस, और इसमें कोई चेंज अगर हुए हों तो चेंज यहाँ पे दिखा रहा भाई, चेंज कुछ भी नहीं इसमें हुआ है, किसमें, फ्लूइड्स में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। सरफेस टेंशन में सारा बात, विस्कोसिटी, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, ये सब देखा था, कोई चेंज नहीं है, ये पहले का सिलेबस, ये आपका सिलेबस, नो चेंज, ठीक है। अब देखो इसमें इस बार का, अभी हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टी देखा था चैप्टर नंबर 11, तो 11 में भी नो चेंज था, ठीक है, नो चेंज, मतलब जो पहले वाला सिलेबस था वही अब भी सिलेबस है, बस ये थोड़ा सा चेंज हुआ क्या कि हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, रिकैप्सुलेशन ओनली है, मतलब ये थोड़ा शॉर्ट में पढ़ने हैं, उतना डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। तो फिर भी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया है इसका, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो, स्टीफेंस लो, ये सब तो जानना ही है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, सीवी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीवी का जो ज़्यादा डिटेल है वो आएगा तुम्हारा गैस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, इसमें आएगा सीपी और सीवी। अभी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं कौन सा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मींस थर्मोडायनेमिक्स इसमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो इस बार का सिलेबस ये है, पहले का सिलेबस ये है, देखो इसमें से हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर हटा दिया गया है, येलो वाला मतलब हटा दिया गया है, यहाँ से देखो डिलीटेड टॉपिक ये है, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये डिलीट कर दिया गया है, अब हट गया है। तो बचा क्या, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट वर्क ये सब देख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसको आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे, फिर हम लोग हीट इंजन, हीट पंप तो है नहीं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस देखेंगे। तो ये सब तो मैंने बताया था कि क्या क्या देखने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। चलो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Cp minus Cv is constant R, relation between molar specific heat, Cp minus Cv equal to R होता है। चलो ये हम लोग देख लें, कम से कम रिलेशन देख लें, इसका प्रूफ आएगा थोड़े टाइम के बाद। जब तक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और उसका मैथमेटिकल डिनोशन जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए बस इतना जरूर समझना है, Cp और Cv होता क्या है और इसमें रिलेशन क्या है, कैसे है रिलेशन वो नहीं अभी समझ पाएंगे हम लोग, इसलिए क्या है रिलेशन वो जरूर समझेंगे। Cp जो कि क्या होता था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी तो पता है तुम्हें, एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने हैं, मतलब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो तो इसका जो पिस्टन है ना, कंटेनर है समझो, यही हम लोग ज़्यादा पढ़ना है। गैस लिया हमने, इसके पिस्टन को वेल्डिंग कर दिया, क्या कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, तो अब इसका वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, अब वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये इधर वेल्डेड है, बिल्कुल वेल्डिंग कर दिया, वो वेल्डेड है, फिक्स्ड है।
फिक्स्ड पिस्टन है भाई, कोई हिलाएगा नहीं, हिलेगा, इसके साथ फिक्स्ड रहेगा। ऐसे कंडीशन में ये CV है, ऐसे कंडीशन में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दिया जाए कि इसके यूनिट मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो जाए। अगर ये 1 है, 1 मोल, और ये अगर 1 डिग्री सेल्सियस हो तो ये 1 तो ये डेल्टा Q मीन्स मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज मीन्स एनर्जी गिवन टू इंक्रीज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मोल, और molar heat capacity at constant volume is amount of energy taken from the system, amount of energy taken out from the system to decrease 1 mole of gas temperature by 1 degree Celsius, decrease करने हैं while maintaining the constant volume, वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करके। सिमिलरली Cp क्या होगा भाई, तो Cp भी वही होगा, एनर्जी कितना देना होगा यूनिट मोल को यूनिट डिग्री राइज के लिए, जबकि उसका प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रहे, प्रेशर में चेंज नहीं होना चाहिए। या फिर बोल सकते हैं कि एनर्जी liberated from the system, energy taken out from the system in order to decrease temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius। ये Cp और Cv का मीनिंग है, और इन दोनों में जो रिलेशन है Cp ज़्यादा होता है गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए हम लोग बात करें तो Cp माइनस Cv इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये रिलेशन है, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस रिलेशन को बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेरी फेमस है ये मेयर्स रिलेशन। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये R। Cp इज ग्रेटर देन Cv मींस कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग करोगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग करोगे तो 1 डिग्री राइज कराने के लिए कम एनर्जी चाहिए रिलेटिवली। दोनों का जो डिफरेंस है वो है R। Cp माइनस Cv इक्वल टू R हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कैसे, तो इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे 1-2 क्लास के बाद, 2 क्लास तो कम से कम लगेंगे, तभी हम लोग देख पाएंगे जब इसके सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मिल जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस जब पढ़ लेंगे, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ लेंगे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, और जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जब इनका डिटेल और इसका मैथमेटिकल क्या वर्क डन, क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज, फर्स्ट लॉ अप्लाई करना, ये सब देख रखेंगे, तब ये रिलेशन प्रूव्ड होगा और इजीली आप हजम कर पाओगे। ये अलग से क्वेश्चन बनता है प्रूव करना, प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये अलग से क्वेश्चन डेराइव भी करने हैं, लेकिन वो है चैप्टर 13 में। तो एक चीज और मैं तुम्हें बड़ा अच्छे से जरा ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 इंडिपेंडेंटली नहीं डील हो सकता। देखो कुछ चैप्टर 13 में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्रेशर का एक्सप्रेशन 1/3 रो V RMS स्क्वायर, इसका प्रूफ पढ़ते हैं हम लोग। ये सब जो है चैप्टर 13 के हैं, लेकिन ये यूज होते हैं चैप्टर 12 में। तो क्या करेंगे, तो ये है कि मैं पहले बता दिया आपको, चैप्टर 12 एंड 13 इंडिपेंडेंटली हम लोग डील नहीं करेंगे, चैप्टर 12 एंड 13 विल बी टेकन टुगेदर, ठीक है। इन दोनों को हम लोग एक साथ लेकर के चलेंगे। एक साथ लेके चलने का मतलब ये हो गया कि जब हमें ज़रूरत होगी चैप्टर नंबर 13 के किसी कॉन्सेप्ट की, तो वो हम लोग कम से कम इंट्रोडक्टरी बात, उसकी मेन बात समझ लेंगे, सच दैट कि चैप्टर 12 वाला टॉपिक को समझने में परेशानी ना हो। और जब इसका डिटेल आएगा 13 में, तो इसके डेरिवेशंस ये सब हम लोग देखेंगे 13 में। लेकिन बहुत सारे इसमें चैप्टर 13 के ऑलमोस्ट 20-30% कॉन्सेप्ट चैप्टर 12 में ही यूज करने हैं, इसलिए कुछ कुछ पॉइंट को पहले ही डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़े वो डिस्कस करने पड़ेंगे। डिटेल्ड डेरिवेशंस उसको अगर ओवरलुक करके चलेंगे अभी, तो चैप्टर 13 में जब वो आएगा तो उसको क्लियरली डिटेल में देख पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। और इसको समझते हुए हम लोग बड़े
कि व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। तो इसको मैं बता दूं कि प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है वो चैप्टर नंबर 13 में आएगा और वो है 1/3 डेंसिटी ऑफ द गैस इनटू आरएमएस स्पीड स्क्वायर। अब इसको आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी तो बात जानना पड़ेगा, तभी आप इसको हजम कर पाओगे। और यहीं से आएगा तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, यहीं से आता है। यहीं से हम लोग थ्योरेटिकली इसको डिराइव कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री में PV = nRT एक्सपेरिमेंटल डिराइव है, एक्सपेरिमेंटल हम लोगों का रिजल्ट है ये PV = nRT केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। बट फिजिक्स में नहीं, फंडामेंटल से हम लोग इसको ऑब्टेन करेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स लॉ अप्लाई करेंगे, बिल्कुल मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, उससे हम लोग लाएंगे इसको। और वो लाना है, पढ़ना है चैप्टर 13 में। अभी के लिए समझे हम लोग, कोई भी गैस मॉलिक्यूल के लिए ध्यान देना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। किसी भी कंटेनर में हमने लिया गैस मॉलिक्यूल, क्या लिया भाई? तो गैस मॉलिक्यूल लिया, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है गैस मॉलिक्यूल, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है गैस मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और सब रैंडमली भाग रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। किसी का ज़्यादा स्पीड, किसी का कम स्पीड, किसी का जीरो स्पीड, किसी मोमेंट पे किसी का जीरो स्पीड भी हो सकता है और किसी का वेरी वेरी हाई स्पीड भी हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से ये गैस हैं। इसमें मान लो हमने स्पीड लिया V1, ध्यान देना, किसी का स्पीड देखा हमने V1 है कितना भाई? तो 2 मीटर पर सेकेंड है। दूसरे का स्पीड देखा 3 मीटर पर सेकेंड का है। किसी का तीसरे का स्पीड देखा 4 मीटर पर सेकेंड है। फोर्थ का मान लो स्पीड देखा 2 मीटर पर सेकेंड ही आया। फिफ्थ का स्पीड देखा 3 मीटर पर सेकेंड ही आया। इस तरह से बहुत सारे स्पीड हम लोग ले सकते हैं भाई, और बहुत सारे कुछ कुछ आ सकते हैं हमारे। तो ठीक है, इसमें गैस के लिए हम लोग 3 तरह का स्पीड समझते हैं, इस बात को क्लियर करना। 3 टाइप ऑफ स्पीड होते हैं गैस में, डिटेल चैप्टर 13 में आएगा, डिटेल इन चैप्टर 13। बट अभी के लिए जो काम है, तो 3 टाइप के स्पीड हैं। सबसे पहला स्पीड एवरेज स्पीड, ये तो कम से कम सब लोग समझते ही हैं। एवरेज स्पीड की बात करें तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड होगा जो V1 है, V2 है, V3 है। बहुत सारे स्पीड का हम लोगों ने क्या किया, सम करते गए n मॉलिक्यूल्स के स्पीड को सम किया तो डिवाइडेड बाय n कर देंगे, मिल जाएगा हमें एवरेज स्पीड। और ये एवरेज स्पीड अगर टेम्परेचर के टर्म में बोलना हो कि ये गैस मान लो ऑक्सीजन है और वो T टेम्परेचर पे है, तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं √8 RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू मॉलिकुलर वेट। ठीक है, ये हो गया कौन सा, तो एवरेज स्पीड। मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एवरेज स्पीड, एवरेज निकालने का तो ये फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और ये m है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली दूसरा स्पीड की बात करूं मैं, तो दूसरा स्पीड जो यहाँ हमें ज्यादा काम आने हैं वो है RMS। RMS क्या है भाई, तो ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और ये क्या होता है भाई, तो ये भी होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी होता है। वो क्या होता है, तो स्क्वायर कर दो, V1 का भी स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर करते जाओ और ऐड करते जाओ। स्क्वायर किया और स्क्वायर ऑफ स्पीड्स, स्क्वायर्स ऑफ स्पीड V7 स्क्वायर, V8 स्क्वायर, V9 स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ स्पीड लिया हमने। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, तो स्पीड के स्क्वायर का मीन। मीन लेने के लिए क्या करेंगे भाई, तो स्क्वायर फर्स्ट का V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर प्लस कर रहे हैं V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर, मीन ले रहे हैं भाई। किसका मीन ले रहे हैं, स्क्वायर ऑफ स्पीड का, स्क्वायर ऑफ स्पीड्स जो थे इसका मीन ले रहे हैं। ऐसे ऐसे हमने n मॉलिक्यूल्स लिए, डॉट 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 n मॉलिक्यूल के लिए। स्क्वायर स्पीड मतलब पहले स्क्वायर कर लो और तब एवरेज ले लो। रूट मीन स्क्वायर मतलब स्पीड को स्क्वायर करो, स्पीड को स्क्वायर करो, उसका मीन लो
और फिर रूट अंडर लगाओ, तो रूट अंडर भी लगाने हैं, मीन्स ये मीन लिया और इसको अब रूट भी लगाने हैं। तो ये अगर रूट नहीं लगाओगे तो मीन स्क्वायर स्पीड होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ स्पीड का मीन लिया, रूट लगाएंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा, तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा अंडर रूट 3RT बाई मोलिकुलर वेट। ठीक है, इसको हटाऊं मैं, नोट करना चाहो तो पॉज लगा करके नोट कर लो। मैंने कुछ गैस मॉलिक्यूल के स्पीड का रीडिंग लिया और उसके बेसिस पे एवरेज स्पीड को थोड़ा समझने का कोशिश किया और आरएमएस स्पीड को। फाइनली जो हमें यूजफुल है अभी के लिए वो है आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। ये अभी यूज में होगा क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर और आइडियल गैस इक्वेशन में हमें रिलेशन स्टेब्लिश थोड़ा सा करना है, तो इसके लिए ये मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट का भी थोड़ा समझो, हालांकि ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। अब बताओ मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है? अगर हम लोग बोले कि O2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट O2 ऑक्सीजन का कितना होता है, बताओ भाई बताओ। सोच लिया? सोचना क्या है, जानते हो। चलो ये अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास क्या है, तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास मतलब एक मोलिकुल का मास, ध्यान से समझ लेना, मोलिकुलर मास मींस एक मोलिकुल का मास, वो होगा 32 एटॉमिक मास यूनिट, 32 एटॉमिक मास यूनिट। और अगर बोलूं मैं मोलिकुलर वेट क्या होगा, ये है मास ऑफ वन मोलिकुल, मोलिकुलर मास बोलते हैं हम लोग, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मोलिकुल, एक मोलिकुल का मास। और मोलिकुलर वेट बोलेंगे तो इसका दूसरा नाम है मोलर मास। क्या नाम है? मोलर मास। मोलर मास बोले या मोलिकुलर वेट बोले, एक ही बात है, ध्यान से समझना। ये फिजिक्स में वेट अलग होता है, फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स वेट होता है, लेकिन यहाँ पे मोलिकुलर वेट का मतलब है एक मोलिकुल, एक मोलिकुल्स का मास, मीन्स मास ऑफ वन मोल मोलिकुल्स। ध्यान से समझ के रखना। और ये होगा कितना भाई, तो एक मोलिकुल का मास ये है, एक मोलिकुल का मास ये है, और एक मोल में एवोगाड्रो नंबर होते हैं, इसलिए ये है रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास, एक मोलिकुल का मास, एंड एक मोलिकुल का मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? इसको हम लोग मोलिकुलर मास बोल रहे हैं, एक मोलिकुलर मास, इसको मोलिकुलर वेट या मोलर मास ये बोल रहे हैं, एक मोल मोलिकुल्स का मास। क्लियर है? सो मोलिकुलर वेट विल बी इक्वल टू, मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, तो मोलिकुलर वेट हो जाएगा मेरे भाई एक मोलिकुल का मास मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको हटा दिए, ये इतना समझ के रखेंगे, इतना कम से कम ये क्लियर है। अब हम लोग प्रेशर का एक्सप्रेशन की बात करें, तो प्रेशर का एक्सप्रेशन ये होता है जिसका कि हम लोग को प्रूफ पढ़ने हैं चैप्टर 13 में। ये कहाँ पढ़ने हैं, तो चैप्टर 13 में पढ़ने हैं। लेकिन जो प्रेशर गैस का जो बन रहा है वो ये है डेंसिटी ऑफ द गैस और वी आरएमएस स्पीड आरएमएस का स्क्वायर। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना भाई। अब अभी मेन है बात, प्रेशर को हम लोग आगे बढ़ाएं तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, डेंसिटी लिखने हैं तो मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिखेंगे इसका, और वी आरएमएस का स्क्वायर, तो वी आरएमएस अभी निकाला था अंडर रूट 3RT बाई मोलिकुलर वेट, इसका करेंगे स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है भाई, तो 1/3 मास कितना भाई, तो अगर n मोल है, एक मोल का मास मोलिकुलर वेट, n मोल है और एक मोल का मास अभी दिखाया था मोलिकुलर वेट, इतना डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v इज द वॉल्यूम, और ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 3RT बाई मोलिकुलर वेट। अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल होंगे, अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल होंगे, मोलिकुलर वेट कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्रेशर आया है, अगर ये v को उधर ले जाएं तो दिस इंप्लाइज P इंटू वॉल्यूम v, P इंटू वॉल्यूम v इज इक्वल टू 3 भी कैंसिल हो जाएंगे और मोलिकुलर वेट भी कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? ये मोलिकुलर वेट कैंसिल हो गए और ये 3 भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया nRT। सो P इंटू वी इज इक्वल टू nRT, यही हमारा क्या है
आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है। प्रेशर हमारा होता है किसी भी गैस में, अगर प्रेशर अगर हम देखें कितना प्रेशर ये एक्सर्ट किया हुआ है भाई, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी ऑफ द गैस इनटू वी आरएमएस स्पीड का स्क्वायर, वी आरएमएस स्क्वायर। तो वी आरएमएस पहले से हमने बताया कि वी आरएमएस ये है, तो इसको हम लोगों ने स्क्वायर कर देने हैं। तो प्रेशर जो आया था ये यूजिंग मैकेनिक्स है, ये मैकेनिक्स यूज करके हम लोग लाएंगे, चैप्टर 13 में ऑब्टेन करेंगे। इसका डेरिवेशन देखने हैं, ये मैकेनिक्स यूज करके ये पूरा डेरिवेशन देखने हैं चैप्टर 13 में। तो ये डेरिवेशन देखेंगे। P इज इक्वल टू nRT कैसे आया, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी लिखा मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें n मोल्स है, मान लो n मोल्स है, और एक मोलिक्यूल का मास अगर हमारा mw है मोलिकुलर वेट, तो यहाँ पे पूरा मास क्या हो जाएगा भाई, तो पूरा मास इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल और एक मोल का मास मोलिकुलर वेट जो होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया n मोल इंटू 1 मोल मोलिक्यूल का मास। तो दिस इज टोटल मास ऑफ द गैस, और ये है वी आरएमएस स्क्वायर किया, रूट हट गया, मोलिकुलर वेट कैंसिल, 3 कैंसिल, पीवी इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। इसका बाकी एनालिसिस हम लोग देखेंगे, आगे का एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए ये इक्वेशन चैप्टर 13 में डिराइव्ड होगा, और यहाँ से हम लोगों का आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाएगा।